कहाँ हो भाई? क्या कर रहे हैं आप? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पूरा गड़बड़ियाँ हुई है तो पूरी जांच इसकी हो रही है। इसके लिए जो भी जिम्मेदार हो गए उनको कठोर सजा मिलने वाली है। भविष्य में ऐसे घटना न हो और इस प्रकार की घटनाओं से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता। जांच में तो बहुत देरी हो गई। ये तो जब पहले ही कोई अगर परीक्षा हुई है तो पहले जांच करा करके दंडित किया जाना चाहिए था। और अब बात करते हैं नीट पेपर लीक मामले की। देखिए, लगता है कि नीट पेपर लीक का विवाद मोदी सरकार के गले की फांस बनकर रह गया है। सड़क से लेकर संसद तक विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं। 24 लाख भविष्य पर सियासत जोरदार हो रही है और एक्शन दिल्ली से बिहार, गुजरात से महाराष्ट्र तक दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ने से पहले आप जरा नीट विवाद का लेटेस्ट हिसाब किताब समझ लीजिए। मैं इस बिग वॉल पर आपको दिखाती हूं कि अब तक का अपडेट इस मामले में क्या क्या है। देखिए, बिहार ईओयू ने रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी है इस पूरे मामले में। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय ने केस सीबीआई को सौंप दिया है। तीसरा अपडेट है, सीबीआई ने 120B 420 के तहत केस दर्ज किया है। सीबीआई ने पेपर लीक मामले में बिहार के 17, गुजरात के 30 छात्रों को परीक्षा से बाहर करने का नोटिस जारी किया गया है। 1563 में 750 छात्रों ने री एग्जाम नहीं दिया। इसके अलावा हरियाणा के झज्जर सेंटर से 42% ग्रेस मार्क्स वाले बच्चे गायब हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण बात। बिहार के नवादा में सीबीआई की जांच टीम पर गांव वालों ने हमला कर दिया जब वहां पर जांच के लिए टीम पहुंची थी। इसके अलावा महाराष्ट्र के लातूर में 4 पर एफआईआर, 1 आरोपी जलील पठान जो गिरफ्तार हुआ है। पहली गिरफ्तारी इस पूरे मामले में अब तक हुई है। संसद में शिक्षा मंत्री जब शपथ ले रहे थे उस दौरान नीट की नारेबाजी हुई तो सड़क से लेकर संसद तक अब मामला पहुंच गया है। नीट विवाद को लेकर संसद के पहले दिन जमकर राजनीति हुई और इस मामले पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश यहां जो है वो दिखाई दी आज पहले ही दिन सत्र के। तो नीट पर इस बड़ी खबर पर मेरे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे जिनसे विस्तार से हम बात करेंगे, हर पहलू को खंगालने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ आप देख रहे हैं 4 सहयोगी। हजारीबाग से शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दूसरी तरफ पटना से हमारे साथ प्रकाश कुमार जुड़े हुए हैं, मृत्युंजय सिंह भी हमारे साथ महाराष्ट्र का अपडेट देंगे, मुंबई से हमारे साथ हैं और दिल्ली से क्या अपडेट है इस मामले में अंकित गुप्ता नजर बनाए हुए हैं। मैं आप चारों का रुख करूंगी। अपडेट आपके पास क्या हमारे दर्शकों को बताइएगा आप, लेकिन उससे पहले आप इस मामले में बड़ी खबर क्या है जरा ये भी समझ लीजिए। सबसे पहले आपको यह बता दूं मैं कि महाराष्ट्र से यह खबर है, नीट पेपर लीक से जुड़ी हुई बड़ी खबर। महाराष्ट्र से एक और गिरफ्तारी हुई है इस मामले में। दूसरा आरोपी संजय जाधव भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लातूर के पास तांडा से गिरफ्तारी हुई है। जलील पठान को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया और अब इस मामले में एक और अहम गिरफ्तारी, दूसरा आरोपी इस मामले में महाराष्ट्र के लातूर के पास तांडा से गिरफ्तार किया गया है। तो एक्शन अब आगे बढ़ता हुआ लगातार, पहले जलील पठान और अब किस तरह से एक और गिरफ्तारी हुई। सीधे आपको मुंबई लिए चलते हैं। मृत्युंजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, दूसरी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में कैसे ये गिरफ्तारी हुई है और क्या कुछ अभी इस पर अपडेट हमारे पास? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से लातूर का जो मामला है ये एटीएस पहले जांच कर रही थी। एटीएस ने नजर रखे हुए थी और 2 दिन पहले से ही 2 शिक्षकों से पूछताछ कर रही थी। संजय जाधव नाम है, ये जिला परिषद स्कूल में शिक्षक है, और जलील पठान जो कि एक और जिला स्कूल में प्रिंसिपल है। इन दोनों से 2 दिन पहले पूछताछ हुई थी, लेकिन इन दोनों के जो मोबाइल के ट्रांजैक्शन है वहां से पूरा खुलासा निकल कर आया। इनमें इनके मोबाइल फोन में कई बच्चों के नीट के एडमिट कार्ड मिले, इसके अलावा पैसों के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मिले और साथ ही साथ कुछ बिचौलियों के फोन कॉल्स के डिटेल्स भी मिले। और दिल्ली के रहने वाले गंगाधर नाम के व्यक्ति से बातचीत हुई और इसी आधार पर एटीएस का जो शक था वो पुख्ता हो गया और इस आधार पर इन दोनों ही शिक्षकों को समन किया गया, जिसमें से जलील पठान को तो कल रात को ही गिरफ्तार कर लिया गया था और अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो उसकी कोर्ट में पेशी हुई है। और 1 घंटे पहले ही लातूर में टांडा नाम की जगह है जहां से संजय जाधव जो कि शिक्षक फरार था उसको भी पकड़ लिया गया है। इस प्रकार 2 गिरफ्तारियां हो गई हैं, 2 अभी भी फरार हैं। इन दोनों में से एक गंगाधर नाम का जो आरोपी है वो दिल्ली में है। देखिए कुल मिलाकर एटीएस को संदेह था कि इसका रैकेट जो नीट का पूरा मामला है
लातूर में भी फैला हुआ है। मोबाइल ट्रांजैक्शन से कुछ खुलासे हुए हैं, उसी आधार पर ये गिरफ्तारियां की गई है। जी ठीक है, तो देखिए अब धीरे धीरे जो गिरफ्तारी का दायरा है वो भी बढ़ रहा है। कुछ और लोगों तक शिकंजा कसने की पूरी तैयारी जांच एजेंसियों की भी है। आप रहिएगा, नजर बनाकर रखिएगा, मैं आपसे आगे भी बात करूंगी। लेकिन एक और बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी हुई क्या है, जल्दी से अपने दर्शकों को बता दें। देखिए, पटना और गोधरा पहुंच चुकी है सीबीआई की टीम। जांच अधिकारी से केस डिटेल्स लेगी सीबीआई की टीम। सीबीआई ये पता लगाएगी कि कमी आखिर कहां रह गई है। सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं, सीबीआई के रडार पर एनटीए के कई अधिकारी हैं, उन तक भी जांच की आंच बहुत जल्द पहुंचती दिखाई देगी। सूत्रों से यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि अब इस मामले में सीबीआई ने केस अपने हाथ में ले लिया है। पटना और गोधरा दोनों ही जगहों पर सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है। अब जांच अधिकारी जो इस मामले में अब तक जांच कर रहे थे, उनसे केस की क्या डिटेल्स हैं, अब तक का क्या डेवलपमेंट है, वो जानकारी ली जाएगी। और यह पता भी लगाएगी सीबीआई कि आखिर कमी इस मामले में कहां रह गई, क्योंकि कमी तो रह गई है जिस वजह से इतनी बड़ी धांधली हुई है, और उसी को खंगालने की कोशिश है। बहरहाल, नीट की जांच किन राज्यों तक इसकी आंच पहुंची है, अब जरा आपको यह भी इस बिग बॉल के जरिए बताते हैं। देखिए, बिहार में 13 गिरफ्तारी बिहार में हुई, जहां से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया। झारखंड में इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा अगला राज्य गुजरात, 5 आरोपियों की गिरफ्तारी यहां से हुई है। महाराष्ट्र में लातूर में 4 पर एफआईआर है और 1 गिरफ्तारी यहां हुई है। तो ये 4 महत्वपूर्ण राज्य, बिहार, झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र, जहां पर अभी तक ये गिरफ्तारी हुई है। महाराष्ट्र का एक अपडेट मैं आपको दे दूं, 2 आरोपी यहां पर गिरफ्तार हो चुके हैं। तो इन राज्यों तक ये पूरी जांच पहुंची है और अब वहां पर गिरफ्तारियों का सिलसिला भी आगे बढ़ रहा है। आपको लिए चलते हैं बिहार, पटना से प्रकाश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश, अब जैसे इस मामले को जिस तरीके से उठाया गया, उसके बाद कई सवाल खड़े हुए। गिरफ्तारी होना बहुत जरूरी थी, बहुत महत्वपूर्ण थी, और इस मामले में अब गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। जाहिर है कि जो सवाल हम ढूंढ रहे हैं उसका जवाब शायद इन गिरफ्तारियों से मिले। देखिए, मेन जो सवाल है वो ये है कि प्रश्न पत्र आखिर लीक हुआ तो कहां से हुआ, कौन वो शख्स है जिसने इसमें साजिश की, और साजिश करता कौन कौन से हो सकते हैं। तो ईओयू की जो जांच है वो अब तक यही पहुंची है कि प्रश्न पत्र लीक हुए तो किस जगह तक पहुंची है। यानी कि झारखंड के हजारीबाग में कौन सा वो स्थान था, कौन सा वो कुरियर था, कौन से स्कूल में पहुंची थी टीम वहां पर। तो ईओयू की जांच सिर्फ यही तक पहुंच के अटक गई कि ये जो है ओएसिस स्कूल जो हजारीबाग में है, वहां तक प्रश्न पत्र पहुंचने के बीच में, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस और ओएसिस स्कूल तक पहुंचने के बीच में ही कहीं पर यह प्रश्न पत्र लीक किया गया है, और जो गिरोह इसमें शामिल है वो कर चुका है। बाकी जितनी गिरफ्तारियां हो रही हैं उससे सिर्फ अब तक यही पता चल पाया है कि इन तक वो प्रश्न पत्र पहुंचा है, लेकिन प्रश्न पत्र पहुंचा कहां से, किसने रिलीज किया, किसने कहां पर टेम्परिंग की थी उस पूरे बॉक्स में, ये अब तक पता नहीं चल पाया। और सीबीआई के पास सबसे बड़ी चुनौती यही है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मामले को सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखा जा सकता। अब ये आगे कैसे निकलकर सामने आएगा, आखिर वहां तक जांच कैसे पहुंचेगी कि यहां सिर्फ बिहार नहीं बल्कि और भी राज्य हैं, क्योंकि तस्वीर तो ऐसी दिखाई दे रही है। हजारीबाग का रुख कर लेते हैं, शशांक वहां से हमें अपडेट देंगे। शशांक, जी बिल्कुल, देखिए इस बात का शक है कि जो यहाँ पर ओएसिस स्कूल है ये परीक्षा केंद्र था। ऐसा दावा किया जा रहा है कि सबसे पहले प्रश्न पत्र जो है हजारीबाग में जो है वो लीक हुआ है। ईओयू की टीम जो है इस परीक्षा केंद्र पर आई थी, यहाँ पे कर्मचारियों से पूछताछ की गई है, उनका बयान दर्ज किया गया है। और मैं आपको बता दूं, ईओयू को जले हुए प्रश्न पत्र मिले थे, उस पर सीरियल कोड था, तो मूल प्रश्न पत्र की कॉपी जो एनटीए के द्वारा ईओयू को भेज दी गई थी। ये जानकारी मिली है कि वो सीरियल कोड जो है ये ओएसिस स्कूल जो परीक्षा केंद्र है उसका है, और प्रश्न पत्र के पैकिंग ट्रंक में छेड़छाड़ हुई है, ईओयू को इसके संकेत मिले हैं। तो हजारीबाग में बड़ी गड़बड़ी हुई है, इस तरह की बात सामने आ रही है। और हम विशाल से कहेंगे कि आपको तस्वीरें दिखाएं। ये जो आप ब्लू डार्ट कुरियर कंपनी का जो ऑफिस देख रही हैं, यहाँ पे भी ईओयू की टीम पहुंची थी, यहाँ पे भी कर्मचारियों से पूछताछ हुई है। और मैं आपको बता दूं कि ये कुरियर कंपनी भी जांच के घेरे में है। दरअसल ऐसी बात सामने आ रही है कि नीट का प्रश्न पत्र रांची बैंक के लॉकर से निकलने के बाद ब्लू डार्ट कुरियर सर्विस के जरिए हजारीबाग लाया गया था, और इस कुरियर कंपनी ने हजारीबाग में एसबीआई बैंक में प्रश्न पत्र जमा किया था। इसके बाद उसी बैंक से प्रश्न पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच विभिन्न परीक्षा केंद्रों तक पहुँचाए गए हैं। और ईओयू जो है ये कहीं
यही है कि प्रश्न पत्रों के ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज व हैंडओवर एवं टेक ओवर में एनटीए ने जो मानक को निर्धारित किया था उसका पालन नहीं हुआ है। तो हजारीबाग में भी बड़ी गड़बड़ी हुई है। इस तरह की बातें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। ठीक है, जाहिर है, और इस पर नजर आप रखिएगा, क्योंकि कई ऐसी बातें जब वो निकलकर सामने आएंगी तो उससे एक लीड इस मामले को और मिलेगी। अब एक और बड़ी खबर है, नीट पेपर लीक पर संग्राम बिल्कुल थमता नजर नहीं आ रहा। एनएसयूआई का सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, क्योंकि सड़क से लेकर संसद तक अब इस मामले में जो है उसकी गूंज सुनाई दे रही है। एनएसयूआई ने एनटीए को बैन करने की मांग की है। नीट परीक्षा दोबारा करने की भी मांग लगातार एनएसयूआई की तरफ से की जा रही है और सीधे सीधे इस संस्था को बैन करने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। आज नीट पेपर लीक पर संग्राम लगातार बढ़ता हुआ, एनएसयूआई इस मामले में प्रोटेस्ट कर रही है और तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से जो बैरिकेड लगाया गया था इन तमाम लोगों को रोकने के लिए, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए, उसके साथ कैसे तोड़फोड़ की जा रही है, उसे गिराकर आगे बढ़ने की कोशिश एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो कर रहे थे, हाथों में बैनर, पोस्टर, प्ले कार्ड लेकर, और सीधे सीधे एनटीए को बैन करने की मांग ये कर रहे हैं। तो प्रदर्शन करके इस मामले में लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि एनटीए को बैन आखिर क्यों नहीं किया जा रहा। अब जरा कुछ और चीजें, नीट, चीट और लीक, क्या फिर भी सब ठीक? ये सवाल क्यों उठ रहा है? कुछ जरूरी बातें आपको बताते हैं। देखिए, ईओयू ने माना कि पेपर लीक हुआ, फिर भी सरकार क्यों कह रही है कि सिर्फ बिहार तक ये मामला सीमित है? महाराष्ट्र के लातूर से एक गिरफ्तारी, यहां पर 2 गिरफ्तारी हुई है। क्या सरकार को नहीं लगता है कि बिहार से बाहर भी लीक के आरोपी हैं? ऐसा क्यों नहीं लग रहा है कि बिहार से बाहर भी तो हो सकते हैं ना, दूसरे राज्यों में? झारखंड के देवघर से गिरफ्तारी हुई, क्या धर्मेंद्र प्रधान फिर कहेंगे कि ये एक आइसोलेटेड केस है? ऐसा कहकर क्या इस मामले को गंभीरता जो है उसे कम नहीं किया जा रहा? गुजरात के गोधरा जाएगी सीबीआई टीम, क्या सरकार को पेपर लीक के सबूत देकर परीक्षा रद्द करने में आपत्ति है? यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। और आपको यह भी बता दूं कि अब टीम पहुंच भी चुकी है गोधरा। बिहार के झारखंड होते हुए केस महाराष्ट्र तक पहुंचा। क्या अभी भी शिक्षा मंत्रालय को पेपर के लीक होने पर थोड़ा भी संदेह है कि यह सवाल गलत हो सकता है? और इसीलिए तमाम सवाल जो है वो वाजिब हो जाते हैं कि आखिर अभी भी किस बात का इंतजार किया जा रहा है। अंकित से इस पर बात करते हैं। अंकित, अब तो देखिए ये पूरा मामला खुलकर सामने आ गया है, सारे सबूत होते हुए भी अभी भी अगर ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसमें संदेह हो सकता है, तो क्या उन तमाम लोगों के साथ ये अन्याय नहीं है जो इंतजार कर रहे हैं कि जल्द इस मामले में न्याय मिले उन्हें? बिल्कुल श्रीनी, और इसके 2 पहलू है। देखिए, पहला पहलू वो है जो कि छात्र और तमाम लोग जो है खड़े कर रहे हैं, जैसे कि उसमें सबसे बड़ा उदाहरण दिया जा रहा है कि यूजीसी नेट को लेकर के जिस तरीके से उसकी परीक्षा रद्द कर दी गई और सीबीआई जांच सौंप दी गई, ये कहते हुए कि शुरुआती तौर पर यानी प्राइमा फेसा ऐसी जानकारी मिली थी कि कहीं छेड़छाड़ हुई है। और यहां पर नीट के मामले में जब आपके पास में इन्वेस्टिगेशन अलग अलग राज्यों में चल रही है, जिससे साफ हो रहा है कि बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ हुई है, पेपर लीक हुए हैं, तो अगर यूजीसी की परीक्षा, यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द हो सकती है तो फिर ये नीट की क्यों नहीं? ये पहला पक्ष है जो तमाम वो लोग जो कि छात्र संगठन से जुड़े हुए हैं, विपक्ष के लोग हैं, वो खड़े कर रहे हैं। लेकिन दूसरा पक्ष जो सरकार का है वो भी जानना जरूरी है। उनका ये, सरकार का ये कहना है कि अभी जो है अलग अलग एजेंसी जांच कर रही हैं और जांच में जब तक ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो जाता कि ये लीक हुआ है, हालांकि शुरुआती तौर पर गड़बड़ी की जानकारी सामने आई है तभी मामला सीबीआई को दिया गया है, लेकिन जब तक ये स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक उन छात्रों के साथ भी अन्याय नहीं किया जा सकता जो है अच्छे नंबर्स लाए हैं, अच्छे रैंक्स लाए हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो तमाम हजारों छात्र हैं वो सब जो है पेपर लीक की वजह से उनके अच्छे स्कोर आए हैं, तो किसी के साथ अन्याय ना हो इस बात का जिक्र कर रही है केंद्र सरकार, और इसी वजह से सीबीआई जांच के जो आगे बढ़ने का इंतजार किया जा रहा है। जी ठीक है, आप रहिए मेरे साथ, मैं आगे भी आपसे बात करूंगी, लेकिन एक और बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को हम दे दें। देखिए, संसद सत्र का पहला दिन आज और इस पर नीट पर हंगामा किस तरह से हुआ। शिक्षा मंत्री जब शपथ ले रहे थे उसी दौरान नारेबाजी होने लगी सदन में। विपक्षी सांसदों ने नीट को लेकर नारेबाजी की और शेम की भी नारेबाजी की गई। शिक्षा मंत्री हालांकि इस दौरान मुस्कुराते हुए नजर आए, लेकिन विपक्ष लगातार नारेबाजी करता रहा।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जब शपथ ले रहे थे, लगातार विपक्ष की तरफ से नारेबाजी होती रही और नीट की नारेबाजी, शेम की नारेबाजी की जाती रही और इस तरीके से लगातार विपक्ष सरकार को घेर रहा है। बहरहाल पेपर लीक पर देखिए शिक्षा मंत्रालय ने क्या एक्शन अब तक लिया है, आपको यहां पर बताते हैं इस बड़ी स्क्रीन पर। पहला एक्शन, एनटीए चीफ सुबोध सिंह हटा दिए गए। दूसरा एक्शन, प्रदीप सिंह को एनटीए की कमान दी गई। तीसरा एक्शन ये कि नीट यूजी पेपर लीक की सीबीआई जांच जो है वो शुरू हो गई है। चौथा एक्शन ये कि नीट पीजी एग्जाम जो है वो स्थगित कर दिया गया। ये तमाम एक्शन जो हैं वो लिए गए हैं अभी तक शिक्षा मंत्रालय की तरफ से। खुद धर्मेंद्र प्रधान ने इसे लेकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तक कहा कि जो भी इस मामले में लिप्त होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। प्रकाश, भले इस मामले में लगातार शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एक्शन हो रहा हो, पर विपक्ष की तो एक ही मांग है कि एनटीए को क्यों ना भंग कर दिया जाए, उस पर बैन की मांग लगातार की जा रही है और साथ ही इस पूरे पेपर को रद्द करने की भी मांग की जा रही है। देखिए, एनटीए जो है वो, इसमें कोई शक नहीं है कि उस पर शक की सुई जो है हर किसी का जा रहा है, इसलिए क्योंकि एनटीए बहुत सारे एग्ज़ाम्स को अब रद्द कर दिए हैं। गड़बड़ी की शिकायतें बहुत दिनों से आ रही थी, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा था और ना ही कोई साक्ष्य मिले थे। तो विपक्ष की मांग ये होगी कि अगर एनटीए को भंग कर दिया जाता है तो उसकी जीत होगी और वो ये कह पाएंगे कि एनटीए सबसे भ्रष्ट जगह था और उसे संरक्षण जो है वो सरकार की तरफ से या नेताओं की तरफ से मिल रहा था। पर उनका दबाव ये अपनी जगह है, पर सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर या तो गड़बड़ी हुई है, मिली भगत रही है, या फिर अनजाने में बहुत सारी गलतियां ऐसी हो गई हैं जिसका खामियाजा जो स्टूडेंट्स हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसे में एनटीए संदेह के घेरे में है और उस पर सबसे ज़्यादा चार्ज है और इसीलिए विपक्षी नेता ये चाहते हैं, न सिर्फ विपक्षी नेता बल्कि सरकार में जो बैठे लोग हैं वो भी ये देख रहे हैं कि आखिर इस परीक्षा में धांधली, जिसे फुल प्रूफ कहा जाता है, जिसे कहा जाता है कि एनटीए बनाया ही इसीलिए गया था ताकि हर तरह के जो एग्जाम्स हैं वो सही तरीके से हो सके, जिसमें कोई चीटिंग ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो, कोई धांधली ना हो। लेकिन लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, पेपर रद्द करने पड़ रहे हैं और इसीलिए सवाल ये कि आखिर फिर एनटीए पर सवाल क्यों ना खड़ा किया जाए। तो रद्द करो नीट पेपर, लगातार जो छात्र हैं उनकी तरफ से भी और विपक्ष के नेताओं की तरफ से भी यही सवाल उठाया जा रहा है और इस पर लगातार अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बड़ी खबर भी आपको बता दें, संजीव मुखिया के बहाने आरजेडी पर जेडीयू ने निशाना साधा। जेडीयू की नेता रही हैं संजीव की पत्नी। आरजेडी ने कहा कि किंगपिन उसके बेटे को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है, यादव सरनेम पर लालू यादव के साथ जोड़ रहे हैं। आरजेडी ये कह रही है, आरजेडी ने नीट परीक्षा रद्द करने की मांग की है। तो सियासत भी जोरों पर है, एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप भी लगातार लगाए जा रहे हैं और संजीव मुखिया के बहाने आरजेडी ने जेडीयू पर निशाना साधा और तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहां नीतीश के साथ ममता देवी दिखाई दे रही हैं, जेडीयू की नेता रही हैं संजीव की पत्नी और इसी को लेकर सवाल खड़े किया जा रहा है कि बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है। देखिए, जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार के साथ ममता देवी आपको दिखाई दे रही हैं इस फोटो में साफ तौर पर और इसी को लेकर सवाल उठाया जा रहा है आरजेडी की तरफ से। मैं ये कहना चाहता हूं, जो किंगपिन है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों हो रही है, उसके बेटे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों हो रही है। चुनाव लड़ चुकी हैं, मुख्यमंत्री जी के खास जिले से संबंध है, खास जिले के खास मंत्री से संबंध है, एक अन्य मार्ग में बेरोक टोक जा सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी की भी संलिप्तता है। तो आरजेडी का सीधे सीधे आरोप कि किंगपिन उसके बेटे को बचाने की कोशिश आखिर क्यों कर रही है सरकार और इसी को लेकर सवाल पूछा इन तस्वीरों के जरिए। अब आपको नीट में चीट के आखिर कैरेक्टर कितने हैं, कैसे एक दूसरे से वो कनेक्टेड हैं, आपको यहां समझाते हैं। देखिए, हजारीबाग का प्रोफेसर, सूत्रों के हवाले से तमाम जानकारी, संजीव मुखिया के मोबाइल पर पेपर भेजा गया। माफिया संजीव मुखिया, चिंटू को पेपर उसने पहुंचाया और इस तरीके से यहां से ये धांधली पूरी शुरू हुई। आरोपी पिंटू को पेपर लीक का प्रिंट निकालने के लिए दिया उसने। आरोपी पिंटू आरोपी अभ्यर्थियों तक नीट का पेपर उसने पहुंचाने का काम किया। ये एक एक कैरेक्टर इस केस में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, कैसे चीट के ये तमाम कैरेक्टर हैं जिन्होंने इस पूरी धांधली को होने दिया और यही थे वो जिन्होंने पेपर लीक करके उन छात्रों तक पहुंचाया, उन्हें रटवाया और उसके बाद अगले दिन परीक्षा में इन्हीं तमाम सवालों के साथ वो वहां पर बैठने पहुंचे। शशांक का रुख कर लेते हैं।
शशांक देखिए, ये तो सब कुछ पूरी तरीके से साफ हो गया, ये भी कबूलनामा भी सामने है कि कैसे एक आरोपी एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से कनेक्टेड था। फिर भी अगर ये सवाल पूछा जा रहा है कि अभी जांच तो होने दीजिए, मतलब आरोपियों के कबूलनामे के बाद भी इस बात पर संदेह है क्या कि पेपर लीक हुआ भी है या नहीं? देखिए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का एक बयान मुझे याद है। पहले कहते थे कि कोई गलती नहीं हुई है, कहीं गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद उन्होंने 15 या 16 जून के आसपास कहा था कि 2 जगह गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन अभी भी स्वीकार ये नहीं किया जा रहा है कि पेपर रद्द हुआ है। EOU का जो जांच हुआ है उसमें सब चीज़ें साफ हैं। जिस तरह से कबूलनामे की कॉपी ABP नेटवर्क के पास आई, जो इस मामले में 13 लोग जेल में हैं आरोपी, सब स्वीकार कर रहे हैं कि 5 मई को परीक्षा थी, 4 को ही प्रश्न पत्र जो है बच्चों को दिया गया। खेमनीचक के स्कूल में पटना में प्रश्न पत्र दिया गया, उत्तर दिया गया, रात भर उत्तर रटवाया गया और अगले दिन परीक्षा में वही प्रश्न पूछे गए। तो सभी तरह की बात सामने आ चुकी हैं। अब पेपर कब ये जो है नीट परीक्षा का रद्द होता है, ये देखना होगा जाहिर तौर पर, और इसीलिए ये सरकार से सवाल किया जा रहा है। और अब आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। देखिए, आरजेडी सवाल पूछ रही है नीट पेपर लीक मामले से। जेडीयू का पलटवार इस पर सामने आया है। मुखिया की पत्नी की सीएम के साथ तस्वीर पर कहा गया कि तस्वीर तो किसी के भी साथ हो सकती है। उमेश कुशवाहा का ये बयान। तेजस्वी का नाम लिए बिना निशाना भी साधा कि जिन पर आरोप लगा है वो बताएं। आरोप के लिए क्या, हमारे नेता जो है माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार की जनता के नेता हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, तो वो तो कोई भी लोग आ सकते हैं, कोई भी लोग जा सकते हैं, लेकिन इसकी छानबीन हो रही है। सब चीज़ जो भी है दोषी है, जो नीट से खिलवाड़, जो बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ किए हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे। तो आरजेडी सवाल पूछ रही है जिस पर जेडीयू का पलटवार और साथ ही आरोप भी किस तरह से लगा दिया गया। अब जरा आपको दिखाते हैं भविष्य से खिलवाड़ के कुछ काले किरदारों पर नजर इस बिग वॉल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सिकंदर यादवेंदु इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड और कैसे इसकी कड़ियां कहां तक जुड़ी हुई। अखिलेश कुमार सिकंदर से बेटे के लिए डील उसने की, दूसरी तरफ अभ्यर्थियों अभिभावकों से 40-40 लाख में डील की गई। अब नीचे नीतीश कुमार और अमित आनंद दोनों ही परीक्षा माफिया है जो इस मास्टरमाइंड से जुड़े हुए थे। सिकंदर से 4-4 कैंडिडेट इन दोनों को ही मिले थे, इन दोनों परीक्षा माफियाओं को। अब नीचे आशुतोष कुमार और रोशन कुमार नीतीश और अमित के लिए ये काम करते थे, यानी कि जो 2 परीक्षा माफिया इन दोनों के लिए ये आशुतोष और रोशन काम करते थे। इस पूरे मामले में ये नेक्सस है पूरा। दूसरी तरफ गेस्ट हाउस की बुकिंग किसने की? प्रदीप कुमार बिहार पथ निर्माण विभाग का कर्मचारी है जिसने इस मामले में गेस्ट हाउस की बुकिंग की थी। और यहां पर प्रीतम कुमार तेजस्वी का PS, सवाल इसी को लेकर उठा रही है। गेस्ट हाउस बुक करने के लिए फोन प्रीतम कुमार ने किया था और तेजस्वी का PS, और इसीलिए इसको लेकर आरजेडी से भी सवाल पूछा जा रहा है। और यहां पर आपने इसके जरिए समझा कि कैसे एक दूसरे से ये तमाम लोग कनेक्टेड थे और इसीलिए बिहार से बाहर आकर ये जांच पहुंच रही है। तो इनका उनसे क्या कनेक्शन है, इस पर फिलहाल सवाल है। अच्छा, मैं प्रकाश जी का एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। प्रकाश जी, आप अपनी बात भी रखिएगा, कुछ आप कहना चाह रहे थे। और इसमें एक सवाल अब ये भी उठता है कि सियासत भी हो रही है। आरजेडी जेडीयू से सवाल पूछ रही है और जेडीयू कह रही है पहले आप अपने गिरेबान में तो झांकिए। देखिए, सीबीआई जो टेक ओवर कर रही है जांच, इसमें सिर्फ यहीं तक मामला है जो EOU ने अपना प्रेस रिलीज जारी करके साफ किया है कि इसमें एक संगठित गिरोह जो अंतर्राज्यीय है वो इसमें शामिल है। तो जाहिर है कि उस गिरोह में है कौन, उस गिरोह का सरगना कौन है, ये बड़ी चुनौती है। जहाँ तक राजनीति की बात है तो सबसे पहले तेजस्वी यादव पर सवाल उठे। जो बिहार के डिप्टी CM हैं विजय सिन्हा, उन्होंने बाकायदा साक्ष्य दिया और कहा कि तेजस्वी यादव के PS ने फ़ोन करके जो किंगपिन है सिकंदर, उनके आदमियों को गेस्ट हाउस, सरकारी गेस्ट हाउस में रुकने के लिए आग्रह किया था और उस पर वो रुके भी थे। तो अब इसी के पलटवार में अब ये एक तस्वीर जारी की गई है जिसमें नीतीश कुमार के साथ जो संजीव मुखिया, जो मुख्य सरगना अभी तक जो माना जा रहा है प्रश्न पत्र लीक में, उसकी पत्नी जो RLJP से लड़ी थी चुनाव, चिराग पासवान की पार्टी से, बाद में पहले जेडीयू में थी। तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हमाम में सब नंगे हैं, राजनीति से कोई अछूता नहीं है। लेकिन सवाल एक ही है कि इस सरगना को प्रश्रय कौन दे रहा था, संरक्षक कौन था, इसके साथ साठगांठ किसके थे। अगर किसी राजनीतिक दल के या किसी अधिकारी के उससे साठगांठ है तो ये साफ हो जाएगा कि उसे राजनीतिक प्रश्रय भी मिल रहा था। जी
ठीक है प्रकाश, आप रहिएगा हमारे साथ। और देखिए, इस जांच की आज सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि कई राज्यों तक पहुंची है, जिसमें एक नाम महाराष्ट्र राज्य का भी है। मृत्युंजय, आपके पास आते हुए, क्योंकि इस पूरे मामले में एटीएस भी इस मामले की तफ्तीश कर चुकी है, जरा बताइए हमारे दर्शकों को कि एटीएस की जांच में कौन कौन सी बातें निकलकर सामने आई। मैं आपको दो बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जो शिक्षक है संजय जाधव जिसका नाम है, वो बच्चों से पैसे लेता था और उन्हें गारंटी देता था कि वो नीट में उनके अच्छे नंबर लाकर दिखाएगा या वो नीट क्वालिफाई कराएगा, पास करा देगा। पहली ये जानकारी सामने आई है। और ये जो संजय जाधव है, ये दिल्ली के गंगाधर से संपर्क में था, इस प्रकार से ये रैकेट काम कर रहा था। ये पहली इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एटीएस को शक है कि सिर्फ नीट 2024 ही नहीं, इसके पहले की भी परीक्षाओं में धांधली हुई है। ये जो रैकेट है, जो एफआईआर दर्ज की गई है, इस एफआईआर में रैकेट 1 जनवरी 2023 से लेकर 22 जून 2024 तक सक्रिय था। इनके जो ट्रांजैक्शन हैं, लेन देन है, चैट हैं, बच्चों के एडमिट कार्ड मोबाइल फोन में मिले हैं, ये 1 जनवरी 2023 से लेकर पिछले 2 दिन तक ये ग्रुप सक्रिय था, यानी ये रैकेट काम कर रहा था। तो यानी संदेह है कि जो पिछली साल ऐसे परीक्षा हुए थे, चाहे वो नीट हो या अन्य कोई परीक्षा हो, ऐसी परीक्षाओं में भी धांधली से इनकार नहीं किया जा सकता और एटीएस इस मामले की जांच कर रही है। अब तक एटीएस को जो एविडेंस मिले हैं वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस मिले हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मोबाइल में जो चैट मिले हुए हैं, फोन कॉल्स मिले हैं, कॉल रिकॉर्ड्स मिले हुए हैं, पैसे के लेन देन है और बच्चों के, सबसे महत्वपूर्ण, बच्चों के एडमिट कार्ड। जो बच्चे नीट की परीक्षा देने जा रहे थे उनका एडमिट कार्ड उनके मोबाइल फोन में मिला है और ये एडमिट कार्ड दिल्ली भेजा गया है गंगाधर नाम के व्यक्ति को। तो इस प्रकार से एटीएस की जांच आगे बढ़ रही है। ठीक है मृत्युंजय, आप मेरे साथ रहिए, आगे भी आपसे बात होगी। लेकिन इस मामले में ईओयू ने जांच की, रिपोर्ट सौंपी भी। ईओयू की रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण खुलासे हुए, कुछ बड़े खुलासे आपको बताते हैं इस बड़ी स्क्रीन के जरिए कि आखिर वो खुलासे थे क्या। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो खुलासे हुए, पेपर सेंटर पर पहुंचने से पहले ही पेपर लीक। बिहार झारखंड के 100 अभ्यर्थियों को मिला था पेपर। कहां रटवाए गए आंसर। पटना का लर्निंग प्ले स्कूल बाईपास पर मौजूद एक होटल, जहां पर झारखंड के अलग अलग शहरों में भी क्या लीक से मैच थे ओरिजिनल पेपर। 68 प्रश्न मिलाए, सीरियल नंबर तक हूबहू थे, किसी तरीके का कोई बदलाव उसमें नहीं था। हजारीबाग का ओएसिस स्कूल, माफिया तक पहुंचाया नीट का पेपर। तो अब तक जो ईओयू ने जो जांच की उसमें ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं और अब कहीं ना कहीं देखिए इस बात से क्या साफ होता है। अंकित, इस पर मैं आपसे बात करती हूं, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक जो ईओयू की जांच के बाद तैयार हुई, इसमें यह बात तो साफ हो गई, उसने मान लिया है कि पेपर लीक हुआ है, तो फिर उसे रद्द करने में आखिर दिक्कत कहां पर आ रही है। बिल्कुल शिरीन, देखिए सवाल इस वक्त सबसे बड़ा यही है कि अगर ईओयू की शुरुआती रिपोर्ट भी अगर हम इसको कह देते हैं, उसमें भी अगर ये बात साफ हो गई है कि पेपर लीक हुआ है, तो फिर रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है। क्योंकि मैं फिर से अपनी बात जो दोहरा रहा हूं कि जब यूजीसी नेट को लेकर के जब पेपर रद्द किया गया, तो जब वहां पर उनसे सवाल पूछा गया शिक्षा मंत्रालय से, तो जवाब क्या दिया गया कि प्राइमा फेसाई, यानी शुरुआती तौर पर ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है, इस वजह से इस पेपर को रद्द किया जा रहा है। और यहां पर तो बाकायदा एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जिसने तथ्य दे दिए हैं, उसके बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि उसका रीजन क्या बताया जा रहा है वो भी आपके सामने रख देता हूं। उसमें जब हमने शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों से बात की है, तो उनका यह कहना है कि आप खुद समझिए कि अगर पेपर लीक हुआ है, जिन आरोपियों के बयानों का जिक्र किया जा रहा है, उसमें से कई आरोपी ऐसे हैं जिनके पासिंग मार्क्स तक नहीं है। तो अगर पेपर लीक हुआ तो वो उनके पासिंग मार्क्स क्यों नहीं आए। हालांकि हमारा काउंटर जवाब यही था कि उसमें से इसका मतलब तो वो ये है कि पढ़ाई में इतने कमजोर थे कि वो पेपर देखने के बाद भी, रटने के बाद भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए। लेकिन शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों का यही कहना है कि यही तो हम जांच चाहते हैं कि क्या वाकई में पेपर लीक हुआ, और पेपर लीक होने के बावजूद अगर उनके पास में पेपर था तब भी उनकी स्कोरिंग अच्छी क्यों नहीं हुई। इस वजह से अभी संशय बना हुआ है और तभी मामले की जांच सीबीआई को दी गई है। क्योंकि अब ये एक राज्य की बात नहीं है, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, 4-5 राज्यों का इसमें जिक्र हो रहा है। और इस वजह से अब एक सेंट्रलाइज एजेंसी जांच करके ये पता लगाएगी कि अगर लीक हुआ तो किन किन राज्यों में पहुंचा, क्या सिर्फ 15-20 छात्रों तक सीमित था या फिर और भी छात्र शामिल हैं। और इस वजह से सीबीआई जांच की इंतजार किया जा रहा है। जी जाहिर है, और जांच शुरू हो भी गई है, सीबीआई के अधिकारी पहुंच भी गए हैं। आप रहिएगा अंकित मेरे साथ। देखिए, नीट पेपर लीक पर
सियासत भी काफी तेज हो गई है। बिहार में इस पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। संजीव मुखिया के बहाने एनडीए पर आरजेडी ने निशाना साधा है। आरजेडी ने चिराग के आवास का फोटो शेयर किया। फोटो में पत्नी सुनीता के साथ दिख रहा है संजीव मुखिया। फोटो शेयर कर आरजेडी ने एनडीए से सवाल पूछा, संजीव मुखिया से मधुर संबंधों का राज आखिर है क्या? आरजेडी का ये सीधे सीधे आरोप। और तस्वीर जो शेयर की गई वो तस्वीर भी आपके सामने है। इसी को लेकर सवाल उठाया गया है, सोशल मीडिया पर, एक्स पर पोस्ट किया गया और इसी को लेकर सवाल पूछा गया है कि आखिर संबंध क्या है, इसके पीछे का राज क्या है। तो पहले आरजेडी पर भी सवाल उठ रहा था, अब किस तरीके से आरजेडी ने संजीव मुखिया के बहाने एनडीए पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। और इस तस्वीर को लेकर यह सवाल पूछा गया जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आरजेडी ने चिराग के आवास का यह फोटो शेयर किया जिसमें वो अपनी पत्नी सुनीता के साथ दिखाई दे रहा है। फिर अब एक डायरी भी इस मामले में निकलकर सामने आई। उस डायरी में कई राज भी थे। तो चिंटू की डायरी में कितने राज, इस बिग वॉल के जरिए आप समझिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी उसमें निकलकर सामने आई। देवघर से ये डायरी मिली जिस डायरी में पूरा हिसाब किताब इसका था पेपर लीक मामले का। क्वेश्चन पेपर और आंसर का रेट उसमें दर्ज था। दूसरी तरफ 30 से 60 लाख रुपए तक का रेट उसमें दर्ज किया गया था। उसमें पूरा हिसाब किताब लिखा हुआ था जो डायरी मिली है देवघर से। और इस डायरी से भी बहुत सारी चीजें निकलकर ऐसी सामने आई जो बता रही थी कि कैसे ये पूरा प्लान किया गया था पेपर लीक से लेकर और उन अभ्यर्थियों से कितना रेट लेना है क्वेश्चन पेपर और आंसर को लेकर। अच्छा, शशांक से इस पर बात करते हैं। शशांक, इस डायरी में बहुत सारे ऐसे राज हैं। ये डायरी बताएगी जब चीजें इसकी डिकोड की जाएंगी कि आखिर ये तैयार कहां से हुई और इसमें तमाम कितने लोग, कितनी और कड़ियां भी जुड़ सकती हैं। शशांक, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, लगता है शशांक से बात हो नहीं पा रही है। मैं फिर से समझने की कोशिश करूंगी शशांक से कि आखिर इस डायरी के राज और क्या क्या उगल सकते हैं आगे। बहरहाल, आगे बढ़ते हुए नीट पेपर लीक पर चिराग पासवान का बयान भी सामने आ गया है। वो कह रहे हैं कि पेपर लीक के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। छात्रों की सभी चिंताओं पर ध्यान दिया जा रहा है। सरकार मामले को गंभीरता से देख रही है। छात्रों के हित में जल्द सही फैसला लिया जाएगा। तो चिराग पासवान का इस मामले पर यह बयान। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो ये हुआ है इसमें जो भी दोषी हों, भले वो पेपर लीक हो या जिस तरीके से ग्रेस मार्क्स को लेकर छात्रों में चिंताएं रही हैं, ऐसे में उन तमाम बातों को ध्यान दिया जाएगा। सरकार गंभीरता से इस विषय को मॉनिटर कर रही है। कई जांच एजेंसियों को भी जिम्मेदारी दी गई है। छात्रों के हित में सही समय पर जल्द फैसला लिया जाएगा। तो चिराग पासवान को आपने सुना कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। सरकार की परेशानी जो है वो छात्रों से जुड़ी हुई है, छात्रों की परेशानी से, और उसका जल्द से जल्द समाधान निकाला जाएगा। अब सवाल महत्वपूर्ण, नीट का पेपर लीक कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये बड़ा सवाल है। पूछताछ जो हुई उसमें चिंटू का खुलासा, एसबीआई से ओएसिस स्कूल जाते वक्त पेपर लीक हुआ, ये बताया उसने पूछताछ में। संजीव मुखिया को पेपर भेजा गया, ये जानकारी भी उसने पूछताछ के दौरान दी। रिश्तेदार रॉकी को मुखिया ने पेपर भेजा। आगे किस किस को भेजा गया, पेपर और आंसर की चिंटू को भेजी गई। तो पूछताछ में चिंटू ने ये तमाम खुलासे किए। पेपर का प्रिंट लेकर छात्रों को रटने के लिए दिया गया। जिन छात्रों से पैसे लिए गए थे उन्हें पेपर लीक किया गया। सबसे पहले बायोलॉजी का पेपर आंसर मिला, बाद में फिजिक्स का पेपर आंसर मिला, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर मिले और उसके बाद 10 से 12 प्रिंट निकालने के बाद प्रिंटर खराब हो गया। ये पूछताछ में चिंटू ने पूरी बात जो है वो बताकर सामने रखी। अब प्रकाश जी का हम रुख कर लेते हैं। प्रकाश जी, ये बताइए कि इस पूरे मामले में देखिए चिंटू का खुलासा कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसने तो सारी चीजें ये साफ साफ बता दी कि आखिर कहां से शुरुआत हुई और कहां तक ये पूरा पेपर लीक का मामला पहुंचा। शिरीन, ये चिंटू, पिंटू, पंकु, राजीव, संजीव, ये मामला तो है ही, इसमें लिंक्स तो जुड़ रहे हैं,
लेकिन जो बात हो रही थी, आप कह रही थी कि ईओयू की रिपोर्ट जो ईओयू ने प्रेस रिलीज जारी की, उसमें कहीं भी ये कंक्लूड नहीं किया है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है। भले इशारे हुए उस तरफ में कि प्रश्न पत्र लीक में इन लोगों का हाथ रहा है, इन जगह पर देखा गया है और जो कबूलनामा है उसके हिसाब से सब कुछ हुआ है, लेकिन इसे कंक्लूड नहीं किया गया कि प्रश्न पत्र लीक हुआ ही है, और अगर हुआ है तो किसने किया है, कहाँ से हुआ है, वो पहला शख्स जिसने इसको, अगर टैंपरिंग हुई है तो टैंपरिंग कैसे हुई है, कौन किया है, किस जगह पे किया है, ये तमाम सवाल के जवाब अभी तक मिले नहीं है। और यही वजह है जो अंकित बता रहे थे कि यही वजह है कि शिक्षा विभाग जो है वो इस बात को लेकर कंफर्म नहीं है कि प्रश्न पत्र लीक हुए तो कितने लोगों के पास पहुंचे, इसकी पूरी मतलब तो देखिए यहाँ पर अगर ये बात तो साफ हो गई ना कि पेपर होने से पहले ही पेपर मिल गया, उसके आंसर्स मिल गए जो क्वेश्चंस थे, मतलब ये तो साफ है, इसमें कोई दो राय नहीं कि पेपर तो लीक हुआ है। अगर पेपर होने से पहले ही पेपर हाथ में आ जाए तो यही सब तो चक्रव्यूह है सवालों का। जिस सवाल के, कई सारे सवाल के जवाब अगर मिलते हैं तो फिर अगला कदम क्या हुआ था, अगला कैसे हुआ, या पहला सिरा था कहाँ से शुरू हुआ वो पता नहीं चल पाता है। जो सीरियल नंबर मिले, वो क्वेश्चन पेपर जो जिस लड़की के पास, जिस लड़की को सॉल्व करने के लिए मिला था, उस लड़की ने बताया कि उसको तो सही मिला था। तो और अगर ओएसिस प्रबंधन की बात भी अगर माने तो वो ये भी नहीं कह रहा है कि हाँ उसको पता था कि टैंपरिंग हुआ था। वो सबके सामने में वो क्वेश्चन पेपर बैंक जो है खोले गए थे, स्टूडेंट भी थे, ऑब्जर्वर भी थे, इन्विजिलेटर भी थे। तो ये जब सबके जब बयान आप देखते हैं तो कई बयानों की कड़ी नहीं मिलती, लेकिन एक अहम कड़ी है और वो ये है कि जो एबीपी न्यूज़ ने कल दिखाया था आशुतोष के माध्यम से कि कैसे आशुतोष ने माना कि मनीष जो है वो लड़कों को लाया था, क्वेश्चन पेपर हटाए गए थे, ये सारी बातें हैं, लेकिन क्या वही क्वेश्चन पेपर थे जिसका जिक्र हो रहा है प्रश्न पत्र लीक का? इनके सवाल सीधे नहीं मिले अभी तक। ठीक है, शशांक का मैं रुक करती हूँ। शशांक, क्योंकि आपने प्रिंसिपल से बात की थी, प्रिंसिपल ने जब आपने उनसे सवाल जवाब किए क्या जानकारी दी, जरा बताइए कि क्या निकलकर उस बातचीत में आया? देखिए, उनका साफ तौर से ये कहना है कि 21 जून को ईओयू की टीम आई थी, मुझसे पूछताछ की, यहाँ के कर्मचारियों से पूछताछ की, लेकिन यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, वो यह कह रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि 5 मई को 2 बजे से परीक्षा थी, 1:15 पर एसओपी फॉलो करते हुए क्वेश्चन को खोला गया, बच्चों के सामने, ऑब्जर्वर के सामने खोला गया और 1:40 में जो क्वेश्चन पेपर है वो बच्चों को दिया गया। इस तरह की वो बातें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे यहाँ किसी ने गड़बड़ी नहीं की, सो ना एनटीए हम पे सवाल उठा रहा है, ना यहाँ का प्रशासन उठा रहा है। लेकिन हाँ, ईओयू, ये वो कह रहे हैं कि ईएयू का जरूर कहना है, आर्थिक अपराध इकाई का, कि यहाँ पर जो है पैकिंग ट्रंक, जो प्रश्न पत्र का पैकिंग ट्रंक था उसमें छेड़छाड़ हुई। तो बोल रहे हैं जो भी जांच चल रही है हम उसमें सहयोग करेंगे। तो इस तरह की बातें जो है उनके तरफ से कही जा रही हैं। लेकिन हाँ, क्या रांची से हजारीबाग लाने के बीच में पेपर जो है वो लीक हो गया या परीक्षा केंद्र से हुआ, इस पर अभी जांच जो है पूरी तरह से जब होगी तब चीज़ें सामने आएंगी। जाहिर है अब ये वो तमाम सवाल हैं जिस पर अभी भी सिर्फ चर्चा ही की जा सकती है, क्योंकि उसका जवाब कैसे निकलेगा अभी तो ये एक प्रश्न ही बना हुआ है। एक और बड़ी खबर है, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कैसे जोर पकड़ती जा रही है, विपक्ष पूरा इस पर अड़ गया है। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी, जिन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, ठीक से जांच हो तो कई बीजेपी नेताओं पर भी आ जाएगी, ये बड़ा आरोप उन्होंने लगाया। महुआ मोइत्रा ने भी मोदी सरकार को घेरा और सीधे सीधे अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। अच्छा, इस पर अंकित से हम बात करते हैं। अंकित, अब ये तो साफ हो गया कि देखिए सरकार की मुश्किलें इस मामले में फिलहाल तो कम नहीं होंगी, और खासतौर से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, क्योंकि उनकी तो इस्तीफे की मांग पर अड़ गया विपक्ष। देखिए, विपक्ष साफ तौर पर यही कह रहा है कि ये 1-2 बच्चों की बात नहीं है, कुछ हजार बच्चों की बात नहीं है, लाखों बच्चों की बात है। और ऐसे में जो तमाम जो है, अभी आपने कल्याण बनर्जी के नाम का जिक्र किया, महुआ मोइत्रा, उसके अलावा रेणुका चौधरी और तमाम विपक्षी सांसद, वो लगातार इसी बात को लेकर के हमलावर हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इससे पहले भी शिक्षा मंत्री थे, और जब ये जो पूरा घोटाला हुआ है, नीट का हो, नेट का हो, तब उस दौरान शिक्षा मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी और एक बार फिर से उन्हीं को जिम्मेदारी दे दी गई। तो ऐसे में इस्तीफे की मांग जो लगातार विपक्ष की तरफ से की
जा रही है। और यकीन मानिए सरकार इसको लेकर के थोड़ा असहज स्थिति में जरूर होती जा रही है, क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से साझा होकर के नीट के मुद्दे को लेकर के घेर रहा है सरकार को, तो सरकार लगातार ये कह रही है कि जांच होने के बाद में तमाम कार्रवाई की जाएगी और जो अब तक तथ्य आए हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अब तक जो है जिस तरीके से विपक्ष हमलावर हुआ है, सड़क से लेकर के संसद तक सरकार को घेर रहा है, वो निश्चित तौर पर सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। जी, क्योंकि प्रश्न एक ही पूछा जा रहा है कि आखिर आप ये मान क्यों नहीं लेते हैं कि पेपर लीक हुआ है और कितने सबूत आपको चाहिए। ठीक है, आप रहिए मृत्युंजय, क्योंकि अब सियासत जोरों पर है, सड़क से लेकर अब तो संसद का सत्र भी शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में भी इस पर सियासत होगी, क्योंकि छोड़ेगा नहीं विपक्ष वहां पर भी। उसका रीजन ये है क्योंकि चुनाव, और कोई भी इस तरह का बड़ा मुद्दा छोड़ना नहीं चाहती है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। बिल्कुल, वो भी ऐसे समय पर जब लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए हों और महाराष्ट्र में विपक्ष का मनोबल 7वें आसमान पर है और 4 महीने बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे पर बच्चों से जुड़ा हुआ अगर मुद्दा है, छात्रों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो विपक्ष इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहेगा और वो चाहता है कि इसी बहाने वो सरकार पर निशाना साधे, खास करके वो नई सरकार जिसके खिलाफ पहले ही हफ्ते में एक कोई मुद्दा मिल गया हो। तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में सियासत गर्म है, प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं और यहाँ पर एकजुटता दिखाने का भी ये प्रयास है, क्योंकि एमवीए जो यहाँ गठबंधन है वो देश भर में इसे लेकर सियासत भी जोरों पर है और सरकार से लगातार सवाल पूछा जा रहा है। इस मामले में घेराबंदी की जा रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स इस बड़ी खबर पर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। श्रीनगर में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लग गई है और आग श्रीनगर के मलारत्ता इलाके में लगी है। जैसी जानकारी मिल रही है लगातार वहां आग बुझाने की कोशिशें भी जारी हैं। तो श्रीनगर के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लगने की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं और अभी वहां कोशिशें ही की जा रही है हर संभव कि जल्द से जल्द इस पर काबू पा लिया जाए। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल, आग कैसे लगी फिलहाल इसकी जानकारी नहीं, लेकिन कोशिश है जल्द से जल्द इस पर काबू पाया जा सके।